हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप घर पर ठीक होंगे। आज LLB सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंटों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। मैं सुरेंद्र मीणा। आज आपका सब्जेक्ट संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के टॉपिक अजन्मे व्यक्तियों को अंतरण पर चर्चा करेंगे। अजन्मे व्यक्तियों के पक्ष में या अजन्मे व्यक्तियों के फायदे के लिए अंतरण, संपत्ति का अंतरण कैसे किया जाता है, या इस सेक्शन 13 में एक सिद्धांत है जो है दोहरी संभावना के विरुद्ध नियम। तो इसकी भी चर्चा करेंगे। दोहरी संभावना का विरुद्ध नियम क्या है। और TP एक्ट की धारा 5 ये कहती है कि जिन व्यक्तियों के पक्ष में अंतरण किया जाता है, संपत्ति का अंतरण किया जाता है, वो जीवित व्यक्ति होने चाहिए। अर्थात अंतरण के पक्षकार यानी कि अंतरक या अंतरिती जीवित व्यक्ति होने चाहिए। परंतु धारा 5 के इस सामान्य नियम का धारा 13 अपवाद बताती है। धारा 13 के अनुसार अजात व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। धारा 13 ऐसे व्यक्तियों के पक्ष में संपत्ति के अंतरण की अनुमति देती है जो अंतरण के समय अस्तित्व में नहीं है। धारा 13 के अनुसार निम्नलिखित शर्तें बताई गई हैं जिनके माध्यम से संपत्ति का अंतरण किया जाता है। यानी कि अजन्मे व्यक्ति के लिए जो संपत्ति अंतरण के समय अस्तित्व में नहीं है, उसके लिए हित का सृजन किया जा सकता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसकी 6 आवश्यक शर्तें हैं। पहला है सीधा या प्रत्यक्ष अंतरण शून्य होगा। दूसरा है फायदे के लिए अंतरण होना चाहिए। तीसरा है अन्य जीवित व्यक्ति में पूर्व हित का सृजन किया जाएगा। चौथा है पूर्व हित की समाप्ति से पूर्व अजात व्यक्ति का जन्म होना चाहिए। पांचवा है अजात व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति के पूर्ण हित का अंतरण होना चाहिए। छठवां है अजात व्यक्ति के जन्म से ही उसमें अंतरित संपत्ति का निहित होना। ये 6 आवश्यक शर्तें हैं जिनके बारे में एक एक करके चर्चा करते चलेंगे। आप नोट करते जाना। एग्ज़ाम के हिसाब से भी मोस्ट है और न्यायिक परीक्षाओं के भी हिसाब से मोस्ट है। अब पहली शर्त है सीधा एवं प्रत्यक्ष अंतरण शून्य होगा। जहाँ किसी व्यक्ति या अजात या अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति का सीधा व प्रत्यक्ष अंतरण किया जाता है, वहाँ ऐसा अंतरण धारा 5 के अनुसार शून्य होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति का सीधा और प्रत्यक्ष अंतरण किया जा रहा है वह अंतरण के समय जीवित या अस्तित्व में होना चाहिए। क्योंकि यही अजात व्यक्ति के अंतरण के समय अस्तित्व में नहीं है। यदि अजात व्यक्ति अंतरण के समय अस्तित्व में नहीं है तो उसके पक्ष में किया गया संपत्ति का सीधा एवं प्रत्यक्ष अंतरण शून्य होगा। अतः धारा 13 के अनुसार अजात व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति का अंतरण शून्य न हो सके, इसलिए अंतरकर्ता को पहले उस समय तक जीवित व्यक्ति के पक्ष में अंतरक को उस समय तक जीवित व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति के पूर्व हित का अंतरण करना होगा जब तक अजात व्यक्ति जन्म नहीं लेता। दूसरा है फायदे के लिए अंतरण। फायदे के लिए अंतरण में क्या है कि धारा 13 ये कहती है कि अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति के वैध अंतरण के लिए ये आवश्यक है कि संपत्ति का ऐसा अंतरण अजात व्यक्ति के फायदे के लिए किया जाए। यदि संपत्ति के अंतरण से अजात व्यक्ति को कोई फायदा नहीं होता है बल्कि अजात व्यक्ति के पक्ष में किसी दायित्व का सृजन होता है तो ऐसा अंतरण वैध नहीं होगा।
तीसरा पॉइंट आता है आपका अन्य जीवित व्यक्ति के पक्ष में पूर्व हित का सृजन। धारा 13 के अनुसार अजात व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति के वैध अंतरण के लिए यह आवश्यक है कि जब तक अजात व्यक्ति जन्म नहीं ले लेता तब तक किसी व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति के हित का सृजन किया जाना चाहिए। अजात व्यक्ति के जन्म से पूर्व किसी अन्य जीवित व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति के हित का सृजन किया जाना ही पूर्व हित का सृजन कहलाता है। नोट रखने वाली बात यह है कि अंतरक द्वारा पूर्व हित का सृजन एक से अधिक जीवित व्यक्तियों के लिए के पक्ष में भी किया जा सकता है। इसको एक उदाहरण से समझ लीजिए। जैसे अब ए अपनी संपत्ति का अंतरण बी को जीवन पर्यंत, उसके बाद सी को जीवन पर्यंत तथा अंत में अजात व्यक्ति के पूर्ण रूप से करता है। यहाँ ए द्वारा अजात व्यक्ति के पक्ष में किया गया ऐसा अंतरण वैध होगा। अब बात आती है आपका चौथा पॉइंट है जो ये कहता है कि पूर्व हित की समाप्ति से पूर्व अजात व्यक्ति का जन्म होना। पूर्व हित की समाप्ति के पूर्व यानी कि जो दूसरे व्यक्ति में पूर्व हित का सृजन किया गया है उसकी समाप्ति के पूर्व अजन्मे व्यक्ति का जन्म होना आवश्यक है। धारा 13 के अनुसार अजात व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति के वैध अंतरण के लिए यह आवश्यक है कि पूर्व हित की समाप्ति से पूर्व अजात व्यक्ति का जन्म हो जाए। यदि ऐसा नहीं होगा अर्थात यदि यह जीवित व्यक्ति जिसके पक्ष में अंतरक ने पूर्व हित का सृजन किया है अजात व्यक्ति के जन्म से पूर्व मर जाता है तो ऐसी दशा में संपत्ति अंतरक के पास वापस चली जाएगी। यानी कि उससे पूर्व अगर पूर्व हित से पूर्व व्यक्ति जिसके पक्ष में हित का सृजन किया है यदि वो मर जाता है तो संपत्ति उसको वापस चली जाएगी। किसको? अंतरक को वापस चली जाएगी। तो अब आता है आपका पांचवा पॉइंट। पांचवें पॉइंट में आवश्यक बात क्या है कि अजात व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति के पूर्ण हित का अंतरण होगा। धारा 13 के अनुसार अजात व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति के वैध अंतरण के लिए आवश्यक है कि अजात व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति के पूर्ण हित का अंतरण किया जाए, न कि जीवन हित का या सीमित हित का, अन्यथा अंतरक वैध नहीं होगा। संपत्ति में हित दो प्रकार का होता है, एक है सीमित हित, जीवन हित कह सकते हैं इसको, एक है पूर्ण हित या आत्यांतिक हित भी कह सकते हैं। सीमित हित या आत्यांतिक को समझ लीजिए। सीमित हित क्या होता है? जहाँ कोई व्यक्ति संपत्ति में सीमित हित रखता है वहाँ ऐसा व्यक्ति संपत्ति का उपभोग तो कर सकता है परंतु अंतरण नहीं कर सकता सीमित हित में। और पूर्ण हित या आत्यांतिक हित क्या होता है कि जहाँ कोई व्यक्ति किसी संपत्ति में सभी अधिकार रखता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति संपत्ति का न केवल उपभोग कर सकता है बल्कि अंतरण भी कर सकता है। यानी कि जिसको पूर्ण या आत्यंतिक अधिकार होगा वो उपभोग भी संपत्ति का करेगा और अंतरण भी कर सकता है, लेकिन जो सीमित हित होगा उसमें केवल उपभोग किया जाएगा, अंतरण नहीं किया जाएगा। धारा 13 के अंतर्गत अजात व्यक्ति को संपत्ति अंतरण की दशा में अंतरक द्वारा जीवित व्यक्ति के पक्ष में जीवन हित या सीमित हित, जबकि अजात व्यक्ति के पक्ष में पूर्ण या आत्यांतिक हित का अंतरण किया जाता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 13 में निहित इस सिद्धांत को दोहरी संभावनाओं के विरुद्ध नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार विधि एक संभावना को तो मान्यता दे सकती है परंतु दूसरी या दोहरी संभावना को मान्यता नहीं दे सकती। इसको समझ लीजिए।
मतलब विधि लॉ एक संभावना को तो मान्यता देती है, दूसरी संभावना को मान्यता नहीं देती। इसे दोहरी संभावना के विरुद्ध नियम कहा जाता है। अंग्रेजी विधि भी इस नियम का समर्थन करती है। केस का नाम है बिटनी वर्सेस माइकेल। इस केस में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। दोहरी संभावना के विरुद्ध नियम क्या है? उक्त वाद में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि कोई संपत्ति एक जीवित व्यक्ति को उसके जीवन पर्यंत के लिए तथा उसके बाद उसके अजात पुत्र को जीवन पर्यंत के लिए तथा उसके उपरांत उसके अजात पौत्र को अंतरित की जाती है तो ऐसा अंतरण अमान्य होगा, क्योंकि उक्त अंतरण में दोहरी संभावना है। स्पष्ट प्रकट होता है कि पहली संभावना यह है कि पुत्र का जन्म हो तथा दूसरी संभावना यह है कि पौत्र का जन्म हो। तो दोहरी संभावनाओं के विरुद्ध नियम के कारण ही धारा 13 में यह व्यवस्था की गई है कि अजात व्यक्ति के पक्ष में पूर्ण हित का अंतरण होगा, न कि सीमित हित का। अब छठवां आपकी विशेषता है, छठवां पॉइंट है अजात व्यक्ति के जन्म से है अंतरित संपत्ति का उसमें निहित होना। ये आपके सेक्शन 20 में भी है कि धारा 13 के अनुसार अजात व्यक्ति के अस्तित्व में आते ही संपत्ति उसमें निहित हो जाती है। लास्ट विशेषता है जिसमें संपत्ति अजन्मे व्यक्ति के पैदा होते ही उसमें निहित हो जाती है, भले ही अजात व्यक्ति को संपत्ति का कब्जा उस जीवित व्यक्ति की मृत्यु के बाद मिले जिसमें आजीवन हित का सृजन किया जाता है। नोट आवश्यक बातें हैं। धारा 14 के अनुसार अजात व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति का निहित होना उसकी वयस्कता की उम्र यानी कि 18 वर्ष तक रोका जा सकता है। जिस व्यक्ति को जीवन हित का सृजन किया गया है वो संपत्ति को अन्य किसी व्यक्ति को अंतरित नहीं कर सकता, क्योंकि विधि का यह सामान्य नियम है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं से अच्छा हित हस्तांतरित नहीं कर सकता। इसमें कुछ मोस्ट बातें हैं। हिंदू विधि में अजात व्यक्ति के हित में किया गया अंतरण वैध होता है। टीपी एक्ट की धारा 2 के अनुसार संपत्ति अंतरण अधिनियम के सभी उपबंध हिंदुओं पर पूर्ण रूप से लागू होते हैं, जबकि धारा 2 के अनुसार टीपी एक्ट के प्रावधान मुस्लिम व्यक्तियों पर लागू नहीं होते। अतः मुस्लिम विधि में अजात व्यक्ति के पक्ष में किया गया अंतरण शून्य होगा। धन्यवाद।